हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निकिता शर्मा। आप सभी का मेरी फिज़िक्स की क्लासेस में वेलकम। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे क्लास 12th की फ़िज़िक्स अपनी स्टार्ट कर चुके हैं फॉर यूपी बोर्ड, है ना। ये वाला जो आपका बैच चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? यूपी बोर्ड के लिए। और यूपी बोर्ड में भी कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपकी आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी आएंगी, लेकिन वो होली के बाद ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम की यूपी बोर्ड की क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे तो नहीं, मतलब क्या क्या पढ़ चुके हैं। आवेश हमने पढ़ लिया है। 3 लेक्चर आपके से रिलेटेड आ गए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में 3 लेक्चर हमने कवर किए हैं। तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार देख के आओ, लेक्चर 1, 2 एंड 3। आवेश पढ़ा। आवेश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आवेश के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम के नियम से रिलेटेड जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। थोड़े बहुत हमने न्यूमेरिकल किए थे आवेश के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है Q = NE। जब किसी भी चालक के अंदर एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित होते हैं तो उस पर आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाता है? Q = NE। तो इस पर हमने न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। कूलाम्स नियम पढ़ चुके हैं हम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम होता है F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। और इससे डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप लेक्चर देखो, लेक्चर 2 या 3 में आपको ये मिल जाएगा, लेक्चर 2 में, है ना। आज जो हमारा टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण। हमें क्या करना है? आवेशों को वितरित करना है। और किस रूप में करना है? सतत रूप में। सतत आवेश वितरण। आवेशों का जो वितरण है वो 3 प्रकार से होता है। आवेशों का वितरण करेंगे। आवेशों का वितरण आप 3 प्रकार से करोगे। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, उनको डेली रिवाइज करना है। रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, और थर्ड है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो किसी भी चालक में आवेशों का जो वितरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, और थर्ड आपका होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। किसी भी चालक में जब हमें आवेशों का वितरण करना है, उसके अंदर आवेश डालना है। और कैसे डालना है? सतत रूप से डालना है। सतत रूप का मतलब होता है एकांक लंबाई में जब एकांक आवेश वितरित किया जाता है। जैसे कोई ये तार है, इसमें एकांक लंबाई में हमने मान लो 1 मीटर या 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई ली और उसमें 1 कूलाम आवेश वितरित कर दिया। 1 मीटर 1 मिलीमीटर लंबाई में 1 कूलाम आवेश वितरित किया, तो अगली 1 मीटर लंबाई में भी कितना आवेश वितरित करोगे आप? 1 कूलाम का आवेश वितरित करोगे। तो एकांक लंबाई में जब आवेशों का वितरण समान रूप से किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण करते हैं। तो यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण करेंगे, क्षेत्रीय आवेश वितरण करेंगे, और क्या करेंगे हम? और आयतन आवेश वितरण। तो आवेशों का जो वितरण है वो 3 प्रकार से होगा। जब एकांक लंबाई पर आवेशों का वितरण किया जाता है, एकांक लंबाई पर आवेशों का वितरण किया जाता है, तो उसको बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। हम मान रहे कोई चालक है, इस चालक की लंबाई है L, इस चालक की लंबाई L है, और इसमें हमने एक समान रूप से क्या किया? आवेशों का वितरण करा। और हम मान रहे कि इसमें टोटल आवेश कितना डाल दिया हमने? Q आवेश का इसमें वितरण किया। तो इसको बोलेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। इसको बोला जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेशों का जो वितरण होता है उसको क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एकांक लंबाई पर जब आवेशों का वितरण किया जाता है, आवेशों को डाला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। कि एकांक लंबाई के अंदर कितना आवेश आ सकता है, उसका घनत्व कितना, डेंसिटी कितनी है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका Q/L।
पूरे तार पर आवेशों का वितरण जो हुआ पूरी लंबाई पर, एल लंबाई के तार पर कितना आवेश वितरित हो सकता है, कितना आवेश उसके अंदर आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक पर्टिकुलर लेंथ दिए, हमें पूरे पे नहीं निकालना, उन्होंने बोला कि डीएल लेंथ पर, ठीक है, हम डीएल लेंथ है, एक छोटी सी लंबाई इसमें काटी हमने, अल्प लंबाई काटी जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। इस लेंथ पर कितना आवेश है, मान के चलने कि इस लेंथ पर डी क्यू आवेश है, इस पर आवेश कितना है, डी क्यू। पूरी लंबाई पर, पूरे वायर पे जो आवेश था वो तो कितना था, क्यू था। एल लंबाई पर टोटल आवेश कितना है, क्यू है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेकिन अगर हम एक अल्प लंबाई पे निकालना है, एक छोटी डीएल लंबाई पे बताना है कि डीएल लंबाई का कितना घनत्व है, तो डीएल लंबाई पर हम मान के चलते हैं कि डी क्यू आवेश इसमें जा रहे हैं, इसके अंदर डी क्यू आवेश जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, वहाँ पे ये हो जाएगा बस फॉर्मूला। पूरे तार पे, पूरे चालक पर अगर हमें क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और एकांक लंबाई पे मतलब अल्प लंबाई पर एक डी क्यू लंबाई पे निकाल रहे हो, डी एल लंबाई पे निकाल रहे हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एल। इसका मात्रक बनाओगे तो मात्रक क्या होगा इसका, आवेश है, आवेशों का वितरण कर रहे हो लंबाई पर, तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कुलाम पर मीटर। इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, कुलाम पर मीटर। वीमा बनाओगे, इसकी वीमा बनाएंगे तो आवेश की जो वीमा होती है वो क्या होती है, एटी, आवेश की वीमा एटी, और नीचे की आपकी लंबाई, लंबाई की वीमा क्या होती है, एल। एल को ऊपर लेके चले जाएंगे तो वीमा बन जाएगी इसकी एल माइनस वन ए टी, या टी ए लिख लो, है ना, पहले टी लिखा जाएगा फिर लिखा जाएगा आपका एल। तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अल्प लंबाई पे निकालना है, डीएल लंबाई पे निकालना है, तो वहाँ पे कितना आवेश होगा आपका, डी क्यू आवेश वितरित होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डीएल। मात्रक क्या बनेगा, ऊपर आवेश लंबाई पर तो कुलाम पर मीटर, और इसकी जो वीमा होगी, वीमा कितनी हो जाएगी, एल माइनस वन टी ए। क्यू के लिए वीमा क्या होती है, एटी होती है, और लंबाई के लिए वीमा क्या होती है, एल होती है। एल को आप ऊपर ले जाओगे तो एल की पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स में पहुंच जाएगी माइनस वन। तो ये तो हुआ आपका रेखीय आवेश घनत्व। इसी तरह से जब आवेशों का वितरण किस पे होगा, एक क्षेत्र पे होगा, मान लो जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसका क्या क्षेत्रफल है, हमें इस पे आवेश डालना है, तो उसमें आवेशों का जब वितरण करोगे आप तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और एक आवेश, एक एरिया पर जितना भी आवेश अंदर आ रहा है, उसमें जितना आवेश हम उसमें डाल सकते हैं उसको क्या बोलोगे आप, क्षेत्रीय आवेश घनत्व बोलोगे, ठीक है। वो क्या बोलेगा आपका, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, जब हम किसी क्षेत्रफल पर, कोई एरिया हमारे पास कोई क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में जितना भी आवेश आप उसमें डाल सकते हो वो क्या कहलाएगा आपका, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाएगा। क्षेत्र को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा हमारा, एल की जगह किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, और इसका जो डिनोटेड सिंबल है क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको सिग्मा से डिनोट करोगे तो सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पे आवेश का वितरण किया आपने किस पर, एक एरिया पर, एक क्षेत्रफल पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और क्या करना है आपको, एक अल्प क्षेत्रफल पर डी क्यू क्षेत्रफल पर निकालना है, तो और करके हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी ए। सिग्मा इज इक्वल टू, है ना, इसका जो सिंबल है वो क्या आपका सिग्मा है। लैम्डा किसका था, रेखीय आवेश घनत्व का था। सिग्मा जो सिंबल है वो किसका होगा आपका, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। और यहाँ पे किस पे वितरित करोगे आप, एक क्षेत्रफल पर, ठीक है, एक क्षेत्रफल है ये, लंबाई चौड़ाई जिसके पास दोनों होती है, इसमें हमें क्या करना है, आवेशों को वितरित करना है। इस पूरे क्षेत्रफल पर क्यू आवेश हमने वितरित किया, इसका क्षेत्रफल ए है, और इसमें हमने कितना आवेश वितरित किया, क्यू आवेश वितरित किया, तो इस पर कितना घनत्व बनेगा, इसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक, तो मात्रक बनाओगे आप, मात्रक क्या बन जाएगा, कुलाम
और अपॉन में एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होगा, ये सिग्मा का। और सिग्मा किसको बोलते हैं हम, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा बोला जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वीमा क्या होगी, वीमा में भाई क्या आ जाएगा, बस एल स्क्वायर आ जाएगा। सेम यही वीमा बनेगी, तो वीमा क्या बन जाएगी इसकी आवेश के लिए, कूलाम के लिए तो क्या होती है 80, और इसके लिए लंबाई के लिए क्या होती है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे पावर प्लस के, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये बन जाएगा एल माइनस 2TA। तो आपके क्षेत्रीय आवेश घनत्व की जो विमा होगी एल माइनस 2TA होगी। रेखीय आवेश घनत्व की विमा क्या होगी, एल माइनस 1TA। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, जब किसी आयतन में, आयतन क्या होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है, उसकी ऊंचाई भी होती है, उसको क्या बोला जाता है, आयतन। तो जब किसी आयतन में आवेशों का वितरण किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। और उसमें जितना भी आवेश आ रहा है, उस आयतन में जितना आवेश आ रहा है वो उसका क्या हो जाता है, घनत्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई चालक है आयतन में, इस पे जितना भी आप आवेश इस पे वितरित कर रहे हो, जितना भी इसमें आवेश आ रहा है इसके अंदर, वो सब क्या कहलाएगा, आपका आयतन आवेश वितरण होगा। और जितना आवेश इसके अंदर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब किस में आवेश का वितरण कर रहे हो आप, आयतन में। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो फॉर्मूला बन जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी। मात्रक बनाओगे इसका, तो इसका मात्रक बन जाएगा आपका कूलाम प्रति, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर क्यूब यूज करते हैं। क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, और एक लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। और आवेश तो तीनों में आवेश कॉमन है, हमें लंबाई पे भी आवेश को वितरित करना है, फिर क्षेत्रफल पर आवेश को वितरित करना है, और फिर किस पे करना है, हमें आयतन पे करना है। तो जब आयतन पे करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, क्षेत्रफल पे करोगे तो मीटर स्क्वायर होगा, एंड एक लंबाई पे करोगे तो क्या आएगा, आपका मीटर होगा। तो यहाँ पे जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। वीमा तो अब आप इसकी बना दोगे, अगेन वही कूलाम के लिए तो क्या यूज़ करना है हमें 80, और मीटर के लिए हम क्या करेंगे एल क्यूब। तो ये ऊपर चला जाएगा एल माइनस 3TA। तो ये तीन प्रकार से हम आवेशों का वितरण कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण, और आपका क्या हो जाएगा, आयतन आवेश वितरण। जब रेखा पर किसी एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उसके अंदर आ जाता है उसको बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एक छोटी लेंथ काट ली आपने, पूरे वायर पे नहीं निकालना, पूरे तार पे हमें घनत्व नहीं निकालना है, एक छोटी स्मॉल लेंथ पे निकालना है, डीएल लेंथ पर। तो उस पर आवेश भी कितना होगा, आपका डी क्यू होगा। तो वहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डीएल। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का, इसका आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम प्रति मीटर। इसी तरह से क्षेत्रफल पे होगा तो क्षेत्रफल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया पे कर रहे हैं, एरिया को ए से डिनोट करोगे तो क्यू अपॉन ए। इसके लिए भी सेम वही चीज़, डी क्यू अपॉन में क्या बन जाएगा, डी ए बन जाएगा। मात्रक क्या बन जाएगा इसका, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आयतन के लिए क्या बन जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपका टॉपिक हुआ सतत आवेश वितरण। आवेश का हमने क्या करा, वितरण किया, कौन से रूप में, सतत रूप में।
आप अपने नोट्स में इस तरीके से उसका डाल सकते हो, है ना। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। एक रेखा पर जितना आवेश का वितरण होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसी तरह से क्षेत्रीय के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और आयतन के लिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। तीनों के सिंबल बिल्कुल सेपरेट हैं। उसके लिए क्या होगा, आपका लैम्डा होगा रेखीय आवेश घनत्व के लिए, इसके लिए सिग्मा होगा क्षेत्रीय के लिए, और आयतन के लिए आपका क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका क्यू अपॉन वी। इसी तरह से मात्रक चेंज हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कूलाम पर मीटर क्यूब। विमा L-1 TA, L-2 TA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L-3 TA। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हेडिंग डालोगे आप वैद्युत क्षेत्र। अब हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। कहाँ से बना था वैद्युत क्षेत्र, टॉपिक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ा आवेश के बारे में, ठीक है, आवेश के बारे में पढ़ा। फिर आवेशों के बीच में बल उत्पन्न होता है, तो उस बल को ज्ञात करने के लिए क्या पढ़ा हमने, कूलाम का नियम पढ़ा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर जो आवेश है, आवेश जब विराम अवस्था में होता है, जब रेस्ट पे होता है, तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि जहाँ पर भी आवेश होगा और वो रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, आवेश अगर विराम अवस्था में है तो वहाँ पे क्या बनना है, वैद्युत क्षेत्र बनना है। तो वही वैद्युत क्षेत्र अब हमें पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक क्या होता है हमारा माइनस क्यू आवेश। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और दो प्रकार का होगा, प्लस क्यू एक धनात्मक होता है और एक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आवेश के साथ साथ एक पर्टिकुलर आवेश होता है परीक्षण आवेश। आवेश से क्या बनता है, एक परीक्षण आवेश बनता है। परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक। ठीक है, इसको बिल्कुल अलग रखोगे। परीक्षण आवेश कैसा होगा, हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है, और ये बहुत छोटा होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है, बहुत छोटा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, पॉजिटिव भी होता है और कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन आपका जो परीक्षण आवेश है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। तो परीक्षण आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी है, आपके धनात्मक है, और ये बहुत छोटा होता है, बहुत बिल्कुल बिंदु आवेश के समान होता है, बिल्कुल नोक की सुई की जैसी नोक होती है, बहुत छोटा आवेश होता है परीक्षण आवेश। तो लेकिन आवेश तो दो प्रकार के हैं, प्लस भी और कैसा है हमारा, माइनस भी है। और जहाँ आवेश होगा वहाँ इफेक्टिव आवेश की वजह से क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है, क्योंकि हमें पता है विराम अवस्था में रखे हुए हैं, तो ये अपने आसपास क्या बना रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं। तो उस वैद्युत क्षेत्र की पहले हमें दिशा बतानी है कि इस वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो डिपेंड करती है बल पर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस पे डिपेंड करती है, बल पे डिपेंड करती है, बल पे निर्भर करती है। किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बल पे निर्भर करेगी। कैसे निर्भर करेगी, हमने यहाँ पे रखा प्लस क्यू आवेश। जब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो ये चीज़ हमें पता है कि अपने आसपास क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी तक। प्लस क्यू आवेश रखा है, अपने आसपास क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। उसकी दिशा कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है वो बात की बात है, पहले हमें उसकी क्या देखनी है, दिशा देखनी है। तो देखो दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, चाहे वो ऐसे हो, चार डायरेक्शन है हमारी, या इनके बीच की डायरेक्शन हो, हमें क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो जिस भी डायरेक्शन में आपको दिशा निकालनी है, ठीक है, कहीं भी आपको निकालनी है, वहाँ पर क्या कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है हमेशा वहाँ पे क्या रखा जाता है, परीक्षण आवेश रखा जाता है। इसका यही काम होता है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, निकालनी होती है, वहाँ पर हम क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। तो जिस भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहाँ पर हर जगह आप क्या रख दोगे, परीक्षण आवेश रख दोगे। परीक्षण आवेश को डिनोट किया जाता है क्यू नॉट से, इसलिए मैं इसको क्यू और उसके नीचे क्या लगा रही हूँ, नॉट लगा रही हूँ।
परीक्षण आवेश का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका Q नॉट होता है। तो परीक्षण आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, Q नॉट से डिनोट करते हैं। तो जिस भी बिंदु पर आपको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, वहां पे हम क्या रख देंगे, एक परीक्षण आवेश रख देंगे। अब परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ये पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हम किस वाले आवेश की वजह से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश की वजह से निकाल रहे हैं। तो ये भी प्लस है और ये भी कैसा है, प्लस है। और जब प्लस प्लस चार्ज रखे होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ये चार्ज तो इतना छोटा होता है कि अपना कोई ना तो फील्ड बनाता है, ना तो कोई अपना वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और ना ही ये किसी पे बल लगाता है। इस पे बल लगेगा, इसकी वजह से इस पे बल लगेगा, लेकिन ये इस पे बल नहीं लगा पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि ये अपना वैद्युत क्षेत्र बना पाए, या फिर क्या बना सकता है, किसी दूसरे आवेश पे क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है। तो प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, और कहाँ की तरफ बल लगाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको ये दूर करेगा बाहर की तरफ। हर परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू की वजह से जो बल लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस पे डिपेंड करती है, बल पे डिपेंड करती है। अगर बल बाहर की तरफ लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो क्वेश्चन क्या आता है, धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आंसर आपका क्या होगा, धनात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, बल बाहर की तरफ लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी, आउटसाइड होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी। इसके अपोजिट किसकी वजह से निकालना हमें, माइनस की। फिर ऋणात्मक आवेश की प्रकृति तो ऋणात्मक भी होती है। अगर वो ऋणात्मक आवेश की वजह से पूछ रहा है आपसे कि ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा बताइए, तो उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है हमें। तो इस बार हम प्लस क्यू ना लेके हम कौन सा चार्ज लेंगे, माइनस क्यू चार्ज। हमने माइनस क्यू आवेश लिया, इसकी भी हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो हर पॉइंट पे क्या रखा जाएगा, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। हर पॉइंट पर आपको क्या रख देना है, परीक्षण आवेश रख देना है, क्यू नॉट। ये रख दिया। अब कैसा चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और परीक्षण आवेश तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो इसकी प्रकृति क्या है, ये चार्ज कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। हर परीक्षण आवेश पर माइनस क्यू आवेश की वजह से कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और बल कहाँ की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी आपकी, अंदर की ओर होगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वैद्युत क्षेत्र जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, एक तो आवेश की वजह से बनेगा। वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से बनता है, आवेश की वजह से बनता है। और इसकी जो दिशा है वो किस पे निर्भर करती है, बल पर निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस पे निर्भर करेगी, बल पर निर्भर करेगी। प्लस क्यू परीक्षण आवेश पर जो बल लगा रहा है, बाहर की तरफ लगा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर हमें इस पॉइंट पर आवेश क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ई निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। माइनस क्यों आवेश ले रहे हो आप, और इस वाले बिंदु पर यहाँ पे मान के चलें कोई पी बिंदु है, इस बिंदु पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसकी दिशा कहाँ की होगी, अंदर की तरफ होगी, क्योंकि बल भी कहाँ की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ बल लग रहा है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी दिशा बता देनी है। बल बाहर की तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी। बल अंदर की तरफ लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी आपकी, अंदर की ओर। देखो वैद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया, आवेश है, आवेश और कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। तो ये आवेश कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में है, तो ये क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो हमने पढ़ लिया।
एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस पे निर्भर करेगी, बल पे निर्भर करेगी, तो उसकी जो दिशा है वो किस पे निर्भर करती है, बल पर निर्भर करती है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, लेकिन कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो कैसे निकालते हैं हम। कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये अपने आसपास क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं। ये अपने आसपास क्या बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, हम मान के चलें कि किसी पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और जहाँ पर भी आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे उस पर एक कंसिडर करोगे कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। जहाँ पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है या आगे कुछ भी हमें कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है, तो वहाँ पे किससे रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमें क्या रखना होता है, परीक्षण आवेश रखना होता है। तो हमने पी बिंदु पर क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया। जब हमने ये परीक्षण आवेश रखा, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, बल लगेगा। वो कितनी बल लगेगी, तो E इज इक्वल टू इस फोर्स F पर, इस परीक्षण आवेश पे क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, उस पर जितना बल लग रहा है, किस पर, परीक्षण आवेश पर, उन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, यानी कितना वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र को एक तो E से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला, ठीक है, डेफिनेशन से जो उसका फॉर्मूला बना है, जर्नल फॉर्मूला E इज इक्वल टू F/Q0। जर्नल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। यहाँ पे जो इसका जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q0, ये फॉर्मूला है आपका। इसका मात्रक बनाएंगे, तो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और एक और मात्रक होता है इसका, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में पूछे जाते हैं। ये मात्रक तो हमें यहीं से दिखाई दे रहा है, फॉर्मूले से बन रहा है, ये आप एक डेरिवेशन करोगे वहाँ पे आपको मिलेगी। तो E इज इक्वल टू F/Q0, मात्रक क्या बनेगा इसका, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट पर मीटर। विमा बनाएंगे, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, बल की विमा होती है MLT-2, और नीचे क्या है आपका आवेश, आवेश की विमा क्या होती है AT। आवेश की विमा कितनी होती है AT, सॉल्व कर दोगे इसको तो MLT कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और A-1, तो इसकी विमा बन जाती है MLT-3 A-1। और क्या, अब जब दो आवेश अगर हमें मिल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र को ऐसे बनाया जाता है इस तरह से। वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका यह है, इधर प्लस क्यू चार्ज माना जाता है और इधर क्या माना जाता है, माइनस क्यू चार्ज। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से किसकी तरफ होता है, माइनस की तरफ। अगर हमें दोनों चार्ज कंसीडर हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है तो उसकी जो दिशा होती है वो प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करोगे, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किससे होती है, प्लस से किसकी तरफ होती है, आपकी माइनस की तरफ होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। वैद्युत क्षेत्र का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू F/Q0। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और इसका जो दूसरा मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट पर मीटर। इसकी विमा निकालोगे तो विमा कितनी आ जाएगी, MLT-3 A-1। इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से दर्शाया जाता है, प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है, यहीं से टॉपिक बना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश है, उसके कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है। तो यहाँ पता है कि आवेश के कारण क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। कितना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि कहीं इससे r दूरी पर,
r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक बिंदु आवेश है हमारा प्लस क्यू, इसकी वजह से क्या बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, टॉपिक ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम इसका, ये कोई यहाँ पे क्या रखा हमने, कोई बिंदु आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि E निकालना है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जब इसके पास डायरेक्शन है तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि होगी तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ई निकालना है। चलो, जिस भी बिंदु पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे वहां पे हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। वहां पे हमें क्या रख लेना है, एक परीक्षण आवेश रख लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, परीक्षण आवेश क्या रखा आपने, क्यू नॉट रखा। अब देखो दो आवेश आ गए, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पर है। तो जहां पर भी दो आवेश यूज होते हैं उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है। अगर दो आवेश किसी दूरी पर रखे हुए हैं तो वहां पे क्या लगता है, बल लगता है। और वो बल हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, दो आवेश अगर थोड़ी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो वहां पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और हमें पता भी है प्लस क्यों, परीक्षण आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। वो बल कहाँ से निकालते हैं हम, कूलाम के नियम से। तो हम यहाँ डालेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। दो आवेश लेते हैं ना। अब यहाँ पर दो आवेश क्या है, एक तो Q आवेश है आपका और दूसरा आवेश क्या है आपका Q नॉट। तो हम यहाँ पे लगाएंगे Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कूलाम के नियम हमने लगा दिए। दो आवेश लेने हमें, एक आवेश Q है और दूसरा क्या है आपका Q नॉट। तो Q नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ, उस Q नॉट को हम यहाँ से उठाते हैं और F के नीचे ले आते हैं। उधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और F अपॉन Q नॉट हम पढ़ चुके हैं। F अपॉन Q नॉट क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो F अपॉन Q नॉट को आप क्या लिख दोगे, E लिख दोगे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो वहां पे हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना हो जाता है, R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका जो जर्नल फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। एक बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना, R स्क्वायर। इसका सदिश रूप भी पूछा जाता है एग्जाम में, पूछने हैं कि इसका सदिश रूप क्या होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है। तो इसका सदिश रूप अगर हमें लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सदिश का मतलब क्या होता है कि वो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बताता है। इससे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, परिमाण निकल के आ जाएगा जिसका मात्रक क्या लगाओगे आप, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। यहाँ से जब इसकी आप वैल्यू रखोगे तो एक परिमाण निकल के आ जाएगा, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी जिसको हम परिमाण बोलते हैं। उसकी डायरेक्शन भी बतानी है हमें। तो इसका वेक्टर रूप, इसका वेक्टर रूप क्या होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो परिमाण बता रहा है, दिशा बताती है कैप। बस R पे आपको कैप लगा देना, R कैप। ये इसका वेक्टर रूप होगा। E पे क्या लगाओगे, वेक्टर लगाओगे। ये हमें क्या बताती है, परिमाण बताती है। और R कैप हमें क्या बताता है, दिशा बताता है। तो साथ में क्या लग जाएगा आपका, R कैप लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, फॉर्मूला मेन ये है, न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो टॉपिक ही क्या हमारा, वैद्युत का मतलब यहाँ पे आवेश होगा। जहाँ भी वैद्युत है वहाँ पे क्या होगा, आवेश होगा। आवेश कैसे होंगे, दो होंगे। और ध्रुव का मतलब होता है जहाँ अपोजिट उसमें होता है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो आवेश लेंगे और दोनों आवेश कैसे होंगे, दो होंगे। द्विध्रुव लिखा हुआ है। ध्रुव का मतलब है कि एक पॉजिटिव लेना है और एक आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है,
दो आवेशों का अरेंजमेंट होता है, एक प्लस क्यू और एक क्या होता है आपका माइनस क्यू। दो आवेशों का अरेंजमेंट जिनकी दूरी क्या होती है, जिनकी अल्प दूरी लेके जिनकी डिस्टेंस होती है 12, ये फिक्स है। इनकी डिस्टेंस जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की वो कितनी होती है आपकी 12 होती है। तो दो आवेशों का क्या होता है, ये निकाय होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो दो आवेश होंगे, मान लो एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रखे हुए हैं, अल्प दूरी पे रखे हुए हैं, और वो दूरी कितनी है आपकी 12 है। तो उसको हम इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एक माइनस है और दूसरा कैसा होगा आपका प्लस होगा। इस अरेंजमेंट को, इस निकाय को, ठीक है, कि अरेंजमेंट बना हुआ है, एक निकाय बना हुआ है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जैसे सेल होते हैं, सेल में आपने देखा दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और एक डिस्टेंस पे होते हैं अल्प दूरी पर। उसी डिस्टेंस को, मतलब उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, सेल में जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है वो थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो, अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परंतु विपरीत, दोनों समान होंगे। यहाँ पे भी देखो एक ही पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ एक ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक एक, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ दो नेगेटिव लगा दिए और एक पॉजिटिव लगा दिए। दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, परंतु कैसे होंगे, विपरीत होंगे। एक माइनस का है तो दूसरा किसका होगा, प्लस का। परंतु विपरीत, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय, निकाय का मतलब होता है अरेंजमेंट, आवेशों का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ये जो 12 होती है आपकी, इस 12 को क्या बोला जाता है, द्विध्रुव लंबाई। इसको बोलते हैं हम डाइपोल लेंथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डाइपोल लेंथ कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा आपका 12। द्विध्रुव लंबाई कितनी होती है आपकी 12 होती है। अब इस द्विध्रुव की लंबाई 12, द्विध्रुव की लंबाई और दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, हमें सिर्फ क्या लेना है, परिमाण लेना है। दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम का माइनस आवेश है, यहाँ पे सेम 5 माइक्रोकुलाम का कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो हमें सिर्फ क्या लेना, परिमाण लेना है। दोनों का परिमाण 5 ही है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी कितना है, 5 है। तो दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का क्या लेना, आपका परिमाण लेना है, और उनके आवेशों की जो बीच की दूरी है, उन दोनों का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण का जो गुणनफल है, वो क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको P से डिनोट करते हैं, पोल आता है यहाँ पे डाइपोल, तो यहाँ पे इसको जो डिनोट किया जाता है स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है P = Q × 12। फॉर्मूला क्या बनेगा, P = Q × 12। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और अल्प दूरी के गुणनफल को, ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की अल्प दूरी के गुणनफल को मल्टीप्लाई कर रहे हो। गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P से इसको डिनोट करते हैं, डायरेक्शन इसकी भी होती है, तो P पे आप क्या लगा दोगे, वेक्टर लगा दोगे। P = Q × 12। अब इसका मात्रक बनाओगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवेश की बात हो रही है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आवेश, इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। विमा बनानी है इसकी, विमा, तो इसकी विमा क्या होगी, इसकी तो AT होगी, और लंबाई है, दूरी की क्या होती है, L होती है। तो इसकी जो विमा होती है वो होती है LTA।
ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L क्या है, यहाँ पे आपकी पूरी डाइपोल की लेंथ है, जितना भी हमारे द्विध्रुव है उसकी जो लंबाई होती है वही लंबाई क्या होती है आपकी 2L। ये नहीं कि द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और फिर आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, वो 2L पूरी ही कंप्लीट जो वैल्यू दे रखी है हमें 2L की दे रखी है। और दोनों आवेशों में से हमें एक आवेश का परिमाण लेना है, जैसे हमने यहाँ 5-5 लिखा तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। उनका जो गुणनफल है वही आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक से धनात्मक। ठीक है, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे P की डायरेक्शन होगी माइनस से किसकी तरफ होती है, प्लस की तरफ होती है। तो ये आपका क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये सिर्फ आवेशों का एक अरेंजमेंट है, एक निकाय है, जो दोनों आवेश एक अल्प दूरी पे होते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, 2L होती है। दोनों आवेश समान होते हैं और प्रकृति में कैसे होते हैं, आपके विपरीत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आवेशों का निकाय है, ये आवेशों का निकाय, आवेशों का ये अरेंजमेंट है। और जहां पर भी आवेश होगा, जहां भी आवेश होगा और वो क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसलिए द्विध्रुव के कारण भी क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। कितना वैद्युत क्षेत्र बनता है, वही हमारा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, हमें तीव्रता निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेशों का अरेंजमेंट होता है, आवेश वहां पे होते हैं, जहां आवेश होंगे वहां पे क्या बनेगा, आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दो प्रकार से हम निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव जो रखा होता है, इसकी दो तरह की स्थिति होती है रखने की, जो इसकी स्थिति होगी, एक तो हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, एक तो आपको निकालना है अक्षीय स्थिति पर और एक निकालना है निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति पर। किसकी अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसकी डेरिवेशन है, लॉन्ग डेरिवेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, डिनोटेड सिंबल क्या है, E है। तो फॉर्मूला बनेगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब, ये फॉर्मूला होगा। भाई द्विध्रुव की वजह से निकाल रहे हो तो द्विध्रुव आघूर्ण तो आना है, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका, P होता है। अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L अपॉन में क्या आएगा आपका r क्यूब आएगा। और यहाँ पे ये तो मेन हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ लिया, और एक बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वहां भी पढ़ लिया। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में r क्यूब। तो ये दोनों लॉन्ग डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 मार्क्स में आते हैं, मतलब आएगी तो कितने में आती है, अगर एग्जाम में आती है तो 4 मार्क्स में आती है, लॉन्ग डेरिवेशन है ये। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे यानी कि। तो इनके फॉर्मूले आप याद करोगे, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब होती है, और निरक्षीय स्थिति पर कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब। दोनों का मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है आपका, न्यूटन पर कूलम। इन सभी के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम कल पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र हमने E के फॉर्मूले एक बार देख लेना। E का फॉर्मूला एक तो पढ़ लिया आपने, F/Q0। E का एक फॉर्मूला पढ़ लिया आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। ठीक है, दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। F/Q0 एक फंडामेंटल फॉर्मूला इसका ये, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला पढ़ा हमने बिंदु आवेश के कारण, कितना पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमें कल पढ़ने हैं। किसकी वजह से है ये? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, अक्षीय स्थिति पर, और कौन सी स्थिति पर है? निरक्षीय स्थिति पर। आप इसके नोट्स बना लीजिए और एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है डेली। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।